हाय एवरीवन, दिस इज शुभम। और यार लगभग आपके 3 से 4 दिन बचे हुए हैं जे एडवांस के एग्जाम को लेकर। तो यार अब होता क्या है कि हम लोग सारी चीज़ें तो पढ़ के जाते हैं, सारे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, सब चीज़ हम लोग रटे हुए होते हैं, ठीक है, बेसिकली, और समझे हुए होते हैं। बट वहाँ पे क्या होता है ना, एग्जाम में इतना ज़्यादा प्रेशर आता है कि कई चीज़ें जो फॉर्मूले होते हैं जो हमने 11th और 12th में पढ़ के रखे हुए हैं, वो फॉर्मूले हम कई बार क्या होता है कि भूल जाते हैं, ठीक है। अब अचानक से कुछ चीज़ें एग्जाम में याद नहीं आती हैं, बट अभी हम लोग जो है अगर यहाँ पे उसके पहले एग्जाम के पहले कुछ चीज़ें, अब पूरी हम लोग सारा का सारा कॉन्सेप्ट तो नहीं पढ़ सकते हैं, बट आप कुछ फॉर्मूले जो है वो फॉर्मूले बेसिकली जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप रिवाइज कर सकते हैं, ताकि आपका जो भी एग्जाम है उसमें अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट लगाना हो, उसमें आपको कोई फॉर्मूला लग रहा हो तो फॉर्मूला याद आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए यार हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं, वेक्टर से स्टार्ट करेंगे और पूरा का पूरा आपका 11th 12th का फिजिक्स के सारे फॉर्मूले हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले यार हम लोग वेक्टर से स्टार्ट करते हैं। और हाँ यार, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखने हैं तो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले है यार आपका वेक्टर्स, ठीक है। तो अब वेक्टर में कई चीज, थोड़ा हम लोग फास्ट चलेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, आपके पास लगभग 15 to 20 चैप्टर्स हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो है आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप अगर चाहते हैं तो 2x पे भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले है वेक्टर्स। वेक्टर्स में आपका नल वेक्टर या फिर इसको जीरो वेक्टर बोलते हैं, और इसको डिनोट करते हैं O, ठीक है। ये बेसिकली जीरो वेक्टर होता है। और इसके बाद सेकेंड में आपका है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर दैट इज ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, ठीक है। ये होता है ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए। एंड ट्राइंगल लॉ जो आपका होता है, ये बेसिकली ये यहाँ पे ए है एंड दिस इज बी एंड दिस इज रिजल्टेंट, ठीक है। तो आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। ये है आपका पैरेललोग्राम लॉ। अब ये जो आपका ए बी है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं एंड इसको आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ए बी इक्वल टू ए बी प्लस ए डी, दिस ये वाला ए बी प्लस ए डी इक्वल टू आपका जो हो जाएगा AC, ये जो आपका रिजल्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद एडिशन में क्या होता है कि आपका R, ये जो मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर दिया गया है, ठीक है। तो ये A वेक्टर BCD, ठीक है, आपको सारे को ऐड करना है। तो अब आप क्या करेंगे, जिस प्रकार से यहाँ पे आपने ऐड किया है तो इसी प्रकार से यहाँ पे R जो यहाँ पे आप हेड टू बेसिकली ये जो टेल है और इसका हेड है, ठीक है। तो आप हेड टेल मिला देंगे तो आपका जो है रिजल्टेंट बन जाएगा। तो R रिजल्टेंट इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर डॉट प्रोडक्ट से आपको बेसिकली ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, तो ये सारी चीजें पता होगी तो वेक्टर थोड़ा सा जल्दी करेंगे, ठीक है। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा एंड आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इक्वल टू 1, ठीक है। अगर आपका आई इंटू जे करेंगे या फिर बेसिकली आई इंटू के जे इंटू के, ये होता क्यों, बेसिकली यहाँ पे आपका जैसे स्केलर प्रोडक्ट में देखें तो ए बी कॉस थीटा, कॉस अगर आपका यहाँ पे जब 90 हो जाएगा, ठीक है, कॉस 90, और यहाँ पे साइन 90 1 होता है, कॉस 90 आपका बेसिकली 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पे ये 0 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अब इसके बाद हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अब यहाँ पे कब होगा 0, बेसिकली अगर यहाँ पे साइन 0 हो जाएगा तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो ए आई डॉट आई इंटू आई से ही आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और आई क्रॉस जे के हो जाएगा। और ये इसका एक और समझने का तरीका है, जैसे आई जे के, ठीक है, ये अगर आई इंटू जे करेंगे तो के मिलेगा, ठीक है। अगर रिवर्स करेंगे तो आप यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ठीक है। देखिए आई इंटू जे के, ठीक है, आई इंटू जे के इंटू आई तो जे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका जे इंटू के आई हो जाएगा। और आई क्रॉस के उल्टा है तो इसलिए माइनस लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप माइनस लगा देंगे। ए क्रॉस बी आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में इस प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज आई जे के ए बाई ए एक्स ए जेड, ठीक है। और इस प्रकार से हम भी कर सकते हैं। और एक चीज होती है पैरेलल वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर और कोलिनियर, ठीक है। ये चीजें आपके वहां पे आ जाती हैं, तो आपको सीधा कंडीशन लगाना होता है। इसके बाद कंडीशन लगा के आपको ये बेसिकली ऐसे पूछे करेंगे, आपको बेसिकली क्वेश्चंस के बीच में आता है, ठीक है। ए क्रॉस बी अगर दे दिया है, मान लीजिए आपको पैरेलल, देयर आर 2 पैरेलल वेक्टर्स, तो पैरेलल वेक्टर्स अगर आ गया तो आपको ये दिमाग में रखना है कि अगर पैरेलल वेक्टर आया है तो मतलब ए क्रॉस बी आपका 0 होना है, ठीक है।
और इसके बाद अगर परपेंडिकुलर वेक्टर बोल दिया तो ए डॉट बी जीरो, ठीक है, ए डॉट बी जीरो। एंड इसके बाद अगर आपका कोप्लेनर वेक्टर बोल दिया तो ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है, इसके लिए एस टी बी। एंड इसके बाद यहाँ पर आपका इफ ए बी सी आर कोलिनियर, अगर कोलिनियर है, ठीक है, तो ए बी वेक्टर जो होता है वो लैम्डा टाइम्स ऑफ बी सी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर में हम लोग यार ये देख लिए, बहुत ही फास्ट था, तो आप लोग का टाइम भी सेव हो गया होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर चलते हैं। जो सेकंड चैप्टर है वो है काइनेमेटिक्स। अब यार काइनेमेटिक्स थोड़ा सा बेसिक सा है और इसमें हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली, ये है सेकंड चैप्टर एंड दिस इज काइनेमेटिक्स। और यहाँ पे हम लोग जो भी है पूरी चीज़ें सारी चीज़ें नहीं देख पाएंगे, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आप लास्ट में आपके लिए छोड़ दिया हूँ, दैट इज रेन और मैन वाली प्रॉब्लम और रिवर बोट वाली प्रॉब्लम और आपका जो इंक्लाइंड प्लेन से जो आपको बॉल गिराते हैं वो वाली प्रॉब्लम मैंने अभी छोड़ दिया है, ठीक है, अभी के लिए। अभी फिलहाल हमने ग्राफ बता दिया है जो कि कभी कभी ये ऑप्शंस में आ जाता है, ठीक है, कि आपका जो पर्टिकुलर ऑप्शन दे देगा और उन ऑप्शंस में पूछ लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ये यहाँ पे देखने वाली है, बाकी ये तो बेसिक है, ये आपको सबको पता होगा, ठीक है। ये वाली चीज़ें थोड़ी सी देखने वाली है, एक नज़र इसको देख लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग ये देखेंगे एवरेज वेलोसिटी, बेसिकली ये होता है dr/dt, ठीक है। तो ये होता है आपका एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल। और ये जो आपका बेसिकली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक है। वेलोसिटी जो होता है आपका dr/dt, वही चीज़ है, ठीक है। इसके बाद एवरेज एक्सीलरेशन होता है dv/dt, आपका जो एवरेज एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। और अगर आपको एवरेज बेसिकली at दिया हुआ है, यहाँ पे आपको अगर ये निकालना है बेसिकली वेलोसिटी निकालना है तो आपको इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी जो देगा वो एरिया देगा। अब ये एरिया क्या है, ये एरिया बेसिकली यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी, अगर 80 कर्व आपको दिया गया है, ठीक है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का कर्व दिया गया है, तो आप यहाँ पे बेसिकली इसका जो एरिया आएगा, ठीक है, एरिया अंडर कर्व आएगा, ये आपका क्या दे देगा, आपका चेंज इन वेलोसिटी दे देगा, ठीक है। और vt ग्राफ दिया गया है, vt वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया गया है, तो यहाँ पे आपका जो ये बेसिकली जो आपका एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया, ये एरिया अंडर द कर्व, ये आपको क्या दे देगा, ये आपको बेसिकली डिस्प्लेसमेंट दे देगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक है, आपके पास दिया गया तो किस प्रकार से इंटरचेंजेबल होते हैं, क्या कुछ करना होता है जिससे हमको, अगर वेलोसिटी दिया है तो हम लोग डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करके एक्सेलरेशन, मतलब बेसिकली वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी दिया है तो हम लोग इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसके बाद हम अगर यहाँ पे हमको डिस्प्लेसमेंट दिया है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी अगर दिया है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, और एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी पे आ जाएंगे, ठीक है। वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको एक्सीलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया, इसको आप थोड़ा सा मार्क करके याद रख सकते हैं, ठीक है, याद ही होगा आपको। ये है नेक्स्ट है यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन में आपको जो यहाँ पे कर्व दिया गया है, ठीक है, ये आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम और एसटी का है, ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम और आपका ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का बना हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो v है एंड ये t है, ठीक है, v क्या है, कांस्टेंट है एंड यहाँ पे t बढ़ रहा है, ठीक है, तो बेसिकली ये है। और यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म है, vt y=mx, तो वो वाली लाइन यहाँ पे है, ठीक है। और इसके बाद हम यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड विथ u इज इक्वल टू 0 एट t बराबर 0। इनिशियली इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ v वेलोसिटी थी बट यहाँ पे इनिशियली क्या है, 0 वेलोसिटी है। तो और इसके बाद ये है v इक्वल टू s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। तो ये है हाफ एटी स्क्वायर, इनिशियली वेलोसिटी 0, u आपका 0 हो गया, तो आपका फिर इसके बाद यहाँ पे जो है पैराबोलिक बन गया हाफ एटी स्क्वायर, तो बेसिकली आपका पैराबोला अपवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड विथ u नॉट इक्वल टू 0 एट t बराबर 0, ठीक है, एट t इक्वल टू 0। अब u इनिशियली क्या है आपका 0 नहीं रहेगा, ठीक है, t इक्वल टू 0 पे जब टाइम 0 है तो आपका u क्या रहेगा, 0 नहीं रहेगा, तो कुछ u रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे v इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है, ये वाली से यहाँ पे आ गया, ठीक है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन से वहां पे वो आया है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे u नॉट यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन u नॉट इक्वल टू 0 s इक्वल टू s नॉट। अब यहाँ पे क्या है, s इक्वल टू s नॉट, सम डिस्प्लेसमेंट, कुछ डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे v ये वाला आपका ग्राफ है, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। यूनिफॉर्मली यहाँ पे रिटार्डेड मोशन, बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है आपका, तो v इक्वल टू u माइनस ए टी एंड s इक्वल टू बेसिकली s नॉट माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है।
और इसके बाद आपका यहाँ पे है यूनिफॉर्मली रिटार्डेड देन एक्सीलरेटेड विथ, बेसिकली आपका जो है ये यहाँ पे यूनिफॉर्मली रिटार्ड हुआ है एंड इसके बाद इसको एक्सेलरेट किया गया है इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेट किया गया है, ठीक है। तो आपका जो ग्राफ है वो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका जो v वाली है, ठीक है, ये आपका नेगेटिव जा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये पूरा देख लिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको रेन वाली प्रॉब्लम, ठीक है, रेन मैन प्रॉब्लम जो है, और इसके बाद आपका रिवर बोर्ड प्रॉब्लम, और आपका 1D में, ठीक है, कि बॉल अंडर ग्रेविटी, और इसके बाद आपका बॉल को अगर इंक्लाइन प्लेन पे फेंकते हैं तो किस प्रकार के इफेक्ट आते हैं, और वो सारे प्रॉब्लम्स आपको एक बार देखने हैं, ठीक है। तो जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, 3rd नंबर पे है, ये आपका न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है। और बेसिकली ये आपका बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, ठीक है, इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, सबको इजी लगता होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग यार बहुत ढेर सारी चीज़ें अंदर जाके डिस्कस नहीं करेंगे, वही चीज़ें करेंगे जो कि रेलेवेंट है, ठीक है। और क्योंकि आप लोग को ये ऑलमोस्ट सभी चीज़ें पता होंगी, थोड़ी बहुत चीज़ें जो नहीं पता है वो देख लीजिए यहाँ पे। तो पहला जो है फर्स्ट लॉ है इनर्शिया प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। तो इसके बाद सेकंड लॉ है आपका P इक्वल टू mv, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। थर्ड लॉ आपको तो पता ही है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे जो फोर्स ये भी है तो इसका अगर आप देखें तो यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा, ठीक है, तो अपोजिट रिएक्शन। एंड इसके बाद हम लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दो बॉडीज रखी हुई है, ठीक है, इस पे F फोर्स लग रहा है m1 m2। अब ये एक्सेलरेशन से दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बॉडीज इनका अगर हम लोग बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे इसका FBD बनाया गया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया गया। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि यहाँ पे ये जो m2 है, ठीक है, इस पे F1 फोर्स लगा रही होगी। तो इसका अगर हम लोग बेसिकली F1 फोर्स लिखना चाहे तो F1 इक्वल टू m1 प्लस m2 अपॉन ये हो जाएगा, ठीक है, m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू f, ठीक है, ये आपका हो जाएगा F1 फोर्स। अब ये आया कहाँ से, ये F इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू बेसिकली F इक्वल टू ma, ठीक है, ये वाला जो है ये आपका यहाँ से आया है, ठीक है। F इक्वल टू क्या होता है ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था तो हमने इसको पूरा का कंबाइंड बॉडी मान लिया, तो m1 प्लस m2 a हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको अगर कुछ भी निकालना है तो यहाँ से बहुत आसानी से निकल जाएगा। अब ये कैसे हुआ, ये वाला तो F1 माइनस बेसिकली F अपॉन ए, वो जो हो जाएगा आपका m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहाँ से आपका वो आ जाएगा। तो इसके बाद हम लोग यार ये देखेंगे बेसिकली पुली सिस्टम यार कई बार कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। और यार पहले बहुत पूछा करता था, बट अभी के टाइम में पुली वाला जो है बहुत कम कर दिया है। जेईई मेंस में तो खत्म कर दिया, अब जेईई एडवांस में हो सकता है आ जाए, मे भी आ जाए, कुछ पता नहीं है, तो वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो एक सिंपल पुली होता है जिसमें कि आपका ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, m1 m2 मासेस है, ठीक है। तो आपको सिंपली ये a इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये अब ये आया कहाँ से, ये बेसिकली अगर आप लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, यहाँ पे ये इसको टी टेंशन मानेंगे एंड इसके बाद मतलब बेसिकली आपको यहाँ पे mg लगेगा, तो वहाँ से इक्वेशन बनेंगे, इक्वेशन सॉल्व करके ये आपका पूरा का पूरा ये जो ये एक्सेलरेशन है वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेम वे में यहाँ भी ये केस 2 है। अगर कोई मान लीजिए यहाँ पे रखा गया है, ठीक है, किसी प्लेन पे रखा गया और यहाँ पे पुली लगी हुई है, तो इसका आपका एक्सेलरेशन अगर निकालना हो तो बेसिकली m2g अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपका ये टेंशन निकालना हो तो आपका क्या हो जाएगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टेंशन लिख देते हैं, t इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे टेंशन, ठीक है। अब इसके बाद यार हम लोग देखने वाले हैं जो कि मैन इन अ लिफ्ट। ये वाली प्रॉब्लम बहुत बार आई है, ठीक है, और आती ही है, मतलब अगर दे देगा हो सकता है पैराग्राफ में भी दे दिया जाता है। तो इससे मतलब ये इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेंगे, अगर कोई बंदा लिफ्ट में है, ठीक है, मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आपका W इक्वल टू mg, ठीक है, वेट उसका हो जाएगा मास इंटू ग्रेविटी जो भी होता है उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर एक्सीलरेटेड विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक है, तो W इक्वल टू g तो मान लो है, इसके बाद पहले जो a एक्सीलरेशन से जा रहा होगा वो इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। अब वहीं सेम वे में अगर a g से कम है, ठीक है, लेस देन g है, तो आप उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। और a इक्वल टू g हो जाएगा तो आपका ये केस हो जाएगा वेटलेसनेस का, ठीक है। तो अगर mg इक्वल टू जो भी आपका w के बराबर हो जाएगा बेसिकली, तो यहाँ पे आपका
ये ए इक्वल टू जी, तो आपका क्या हो जाएगा वेटलेसनेस। तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप हवा में हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब हम लोग फ्रिक्शन की बात करेंगे। फ्रिक्शन ये बेसिकली यार आपका कई प्रॉब्लम आ जाती है फ्रिक्शन से भी, ठीक है। बेसिकली जो ब्लॉक वाला आता है तो आपका वहाँ पे फ्रिक्शन जरूर इंक्लूड करता है, खासकर जे एडवांस, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग यार फ्रिक्शन दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक और काइनेटिक, ठीक है। अब यार स्टैटिक फ्रिक्शन देखिए, बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन तभी तक लगता है जब तक बॉडी रेस्ट पे रहती है, और जैसे ही बॉडी स्टार्ट हो जाती है चलना, वो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन एक्शन में आ जाता है, ठीक है। और देखिए अब यार स्टैटिक फ्रिक्शन आप निकालेंगे कैसे। स्टैटिक फ्रिक्शन को आपका म्यूएस होता है, बेसिकली आपका ये म्यूएस इक्वल टू एफ एस मैक्स, जो भी मैक्सिमम फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका ब्लॉक है, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका जो है म्यूएस एंड ये आपका नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। ये तो यहाँ पे आपका जो एफ एस मैक्स अपॉन नॉर्मल इक्वल टू म्यू एक्स, ठीक है। म्यू के क्या होता है आपका, जो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट, ये होता है एफ के अपॉन बेसिकली नॉर्मल, ठीक है। अब यार एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ये कई बार आपसे मतलब दे देता है क्वेश्चन में तो पता नहीं चल पाता है। तो बेसिकली आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है ना, अब वो लिख के आ जाएगा कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इतना बन रहा है। तो बेसिकली एंगल ऑफ फ्रिक्शन वो एंगल होता है जो कि नॉर्मल से बनता है, ठीक है। ये मान लीजिए ऐसे, तो ये आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका लैम्डा हो जाएगा, बेसिकली tan लैम्डा इक्वल टू एफ एस अपॉन नॉर्मल, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन का जो है वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बन रहा है, ये होता है आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल होता है जो कि बेसिकली यहाँ पे आपका बेसिकली जब तक बेसिकली वो पॉइंट अगर हम लोग बोलना चाहें तो ये वो लास्ट पॉइंट होता है, लास्ट एंगल होता है जिसके बाद जो ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, वो यहाँ पे जो है स्लाइड कर जाएगा, ठीक है, अगर और उस एंगल से ज्यादा एंगल हुआ, ठीक है। तो ये बेसिकली एंगल ऑफ रिपोज होता है, तो मैक्सिमम एंगल, ठीक है। तो वो करते हैं। और यार कई चीज़ें एक दो चीज़ें छूट रही हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी तो मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। बाकी आप लोग यार इतना कर लीजिएगा और नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर चलते हैं, एंड दैट इज की सर्कुलर मोशन। तो जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, दैट इज सर्कुलर मोशन, और इसमें हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली 4th नंबर चैप्टर है, ठीक है। इसमें ये जो बेसिक है, इसके बाद आपका ये जो सर्कुलर मोशन है वर्टिकल प्लेन, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ इसमें है। तो पहली चीज़ है जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इसके बाद एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, इसके बाद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब ये बेसिकली आपका जो सर्कुलर मोशन है, ये आप एकदम डिट्टो कॉपी कर सकते हैं वहां से, जो इसको आपका जो v इक्वल टू यू प्लस एटी, वो वाली सारी इक्वेशंस यहाँ पे आपका इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी, वो सारी इक्वेशन आप लोग यहाँ पे एकदम डिट्टो कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी वो नहीं है। अब यहाँ v बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी देखें तो v ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, और यहाँ पे एवरेज देखें तो डी डेल्टा थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। इसके बाद यूनिफॉर्म ओमेगा इक्वल टू 2 पाई, बेसिकली ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, और टी इक्वल टू बेसिकली ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, ठीक है, और टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहाँ से, ठीक है, टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ये यहाँ से इंटरचेंज, ठीक है। वी इक्वल टू ओमेगा आर, ये जो इक्वेशंस है ना, ये बेसिकली ये जो इक्वेशंस हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे के पूरे सर्कुलर मोशन में। अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिल गया तो ये वाली इक्वेशन तो आपको लगानी ही पड़ेगी, ठीक है, मतलब लग जाती है वो। तो यहाँ पे v इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा, और बेसिकली ओमेगा क्रॉस आर, और ए टी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो आपका होता है वो होता है अल्फा इंटू आर। आर यहाँ पे क्या है आपका रेडियस है, ठीक है, अल्फा। इसके बाद यहाँ पे आपका जो ए सी है दैट इज सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है v इंटू ओमेगा, और आपका v स्क्वायर बाई आर। अब यहाँ पे v स्क्वायर ओमेगा v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, तो यहाँ पे आप जब पुट करेंगे तो v स्क्वायर बाई आर या फिर ओमेगा स्क्वायर आर आपका आ जाएगा पुट करने के बाद, ठीक है। अब कई बार क्या होता है,
आपका यहाँ पे नेट एक्सीलरेशन पूछ लिया जाता है। तो नेट एक्सीलरेशन में आप AC जो सेंटीमीटर एक्सीलरेशन होता है और जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है दोनों का सम करेंगे, बेसिकली स्क्वायर रूट का सम करेंगे, ठीक है। तो a√a² AC² प्लस AT²। एंड अब हम लोग जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है क्योंकि जे एडवांस है तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि आपका पूछ लिया जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे सर्कुलर मोशन में कौन कौन बेसिकली वर्टिकल मोशन में आपके कौन कौन सी यहाँ पे कंडीशंस बनती हैं, ठीक है। अगर आपने वेलोसिटी 5 mgl, ये मान लीजिए लेंथ है, ठीक है, ये आप एक बॉल है, ठीक है, बेसिकली आप ये एक रस्सी है और ये बॉल है, आपने इस प्रकार से इसको लटकाया हुआ है, ठीक है। और अगर आपने 5 mgr की वेलोसिटी दी, इसको कितनी 5 mgr की वेलोसिटी दी या फिर उससे ज़्यादा दी, तो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे आपका मोशन हो जाएगा, ठीक है, पूरा एक सर्कल चक्कर लगा लेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो टेंशन है A to B, अब जैसे देखिए यहाँ पे 5gl है, ठीक है, यहाँ जाएगी कितना हो जाएगा, या माइनस होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी वेलोसिटी रहेगी, मान लीजिए v वेलोसिटी रहेगी, तो v वेलोसिटी से यहाँ ऊपर जाते ही v माइनस √2gl, ठीक है। आपका बेसिकली यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √3gl हो जाएगा। और यहाँ जो कितना बचेगी, √gr आपकी बचेगी वेलोसिटी, ठीक है। मतलब √2gr से आपकी वेलोसिटी कम होती जाएगी हर क्वाड्रेंट को पास करने के बाद। तो इसके बाद आपका यहाँ पे आपको जो टेंशन आप इक्वेशन लिख के निकाल सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे जो है आप mg और उसको टेंशन को बैलेंस करके जो है यहाँ से ये वाली इक्वेशन लगा के v वाली, तो वहां से आपका निकल जाएगा, ठीक है। और बाकी हम लोग नेक्स्ट चीज के ऊपर चलते हैं कि कंडीशन फॉर पेंडुलम। पेंडुलम मतलब कि आपका उसी बीच में मोशन करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा, ठीक है। तो आपको √2gl से, अगर आपने √2gl से कम दिया तो अब भाई यहाँ से अगर आप √2gl आप मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी दिए तो यहाँ तक जाएगा √2gl में, फिर वापस आ जाएगा, क्योंकि आपकी √2gr से आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है, एक क्वाड्रेंट पास करने के बाद। तो यार अगर आप उससे कम दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका वापस आ जाएगी, ठीक है, फिर वही टू एंड फ्रो मोशन होने लगेगा, इसलिए आपको पेंडुलम बन जाएगा, ठीक है। थर्ड है आपका कंडीशन फॉर लीविंग पाथ, ठीक है। ये पाथ को अपनी कब छोड़ देगा, बेसिकली अगर ये पाथ को छोड़ देगा इसके बाद आपका यहाँ से क्या हो जाएगा। अब भाई पाथ को छोड़ दिया तो पाथ को छोड़ने के बाद क्या होगा, बेसिकली कोई ना कोई तो मोशन होगा, कहाँ जाएगा, हो सकता है यहाँ जाए वहां जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा, आपका पाथ को छोड़ने के बाद आप पाथ कब छोड़ेगा, जब आपकी वेलोसिटी जो है √2gr और √5gr के बीच में हो, ठीक है, ना ज्यादा हो ना कम हो। अब यहाँ पे अगर आपने दिया तो अब पाथ क्या करेगा, यहाँ पाथ छोड़ेगा। अब पाथ छोड़ेगा तो इसका अब भाई कोई तो मोशन होगा, तो बेसिकली इसका यहाँ पे जब जैसे ही ये पाथ छोड़ेगा ना, तो कई बार क्वेश्चंस में एक नंबर में जैसे कि आपका जो ऑप्शंस में आ जाता है, ठीक है, तो आपको जब जैसे ही पाथ छोड़ेगा तो ये पैराबोलिक पाथ जो है बनाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला था, ठीक है। तो आपका बस ये इतना ही है। और सर्कुलर मोशन में जो भी चीज़ें छूट रही हैं ऑलमोस्ट मैंने जो इंपॉर्टेंट थी यार तो मैंने वो कवर कर दिया, ठीक है। बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें छूट रही हैं तो वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग यार यहाँ पे बेसिकली फॉर्मूले और थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ही डिस्कस कर रहे हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, और वो है आपका बेसिकली सेंटर ऑफ मास, ठीक है। एवरीवन, दिस इज शुभम और ये आपका 5वां वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके सेंटर ऑफ मास और कोलिजन के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली यार ये चैप्टर्स अगर देखा जाए तो आपको अगर अच्छे से कवर करना है, बहुत अच्छे से कवर करना है, तो लगभग आपको कम से कम नहीं तो 8 to 10 लेक्चर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। बट ये वीडियो अभी हम लोग इस वीडियो में केवल जो 8 से 10 मिनट में आपका पूरा का पूरा सेंटर ऑफ मास और कोलिजन कवर हो रहा होगा, क्योंकि हम लोग वही चीज देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं करेंगे, केवल कोई फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि ताकि आप एग्जाम में बैठे तो आपको वो चीजें याद रहे, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम से ब्लैंक हो जाए, तो वो वाली सिचुएशन नहीं रहेगी कम से कम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले यार हम लोग सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं। तो सेंटर ऑफ मास सबको पता होता है कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ठीक है। तो दूसरी चीज चलते हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। अगर बहुत ढेर सारे मासेस हैं, ठीक है, मान लीजिए m1 m2 मासेस आपके एरिया फैले हुए मान लीजिए ये है, ठीक है, m1 m2 m3 m4 mn तक आपका फैला हुआ है, तो आपके लिए
जो कंबाइंड मास होगा, मान लीजिए कैपिटल एम है, ठीक है, तो इसका आरसीएम बेसिकली सेंटर ऑफ मास का जो है आपका निकालना होगा, तो m1r1 प्लस m2r2 प्लस mn r1, ठीक है, मतलब लास्ट में mn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn तक आप चले जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपका आ जाएगा सेंटर ऑफ मास की लोकेशन, ठीक है। ऑफ मास फॉर अ कंटिन्यूअस बॉडी, अगर कंटिन्यूअस बॉडी के देख लिया जाए तो यहाँ पे मान लीजिए आपका एक प्लेट है, ठीक है, प्लेट कोई रेगुलर साइज का नहीं है, ठीक है, कोई रेगुलर साइज नहीं कि आपका ये गोला है या फिर आपका स्क्वायर है, नहीं, ये ऐसे किसी भी साइज का है, ठीक है, मान लीजिए एक किसी भी अबनॉर्मल साइज का है, ठीक है, कोई भी रेगुलर साइज नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अब भाई एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे डीएम, और इसके बाद इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब आपका ये जो आर रहेगा ना, यहाँ पे आर भी बदलेगा, तो आप इंटीग्रेट करेंगे कैसे, 1 अपॉन एम प्लस बेसिकली आपका जो एम, ये पूरा का पूरा मास तो वही रहेगा, इसके बाद आर के साथ आपका जो छोटा सा यहाँ टुकड़ा रहेगा डीएम, इसके बाद आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे आर डीएम, तो आपका आ जाएगा यहाँ से एक्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और सिमिलरली आप वाई सेंटर ऑफ मास के लिए कर लेंगे, ठीक है, जेड के लिए। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे जो बेसिकली ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके आपको सेंटर ऑफ मास याद करके रखना है, क्योंकि इनका जो है डायरेक्ट यूज आता है, ठीक है, आपको यूज देखने को मिल जाएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब, ठीक है, तो आपके एग्जाम में बिल्कुल मिल सकता है, ठीक है, इसकी हाई चांसेस रहते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक है आपका यूनिफॉर्म रिंग, यूनिफॉर्म रिंग का आपका बेसिकली सेंटर में ही आता है, ठीक है, जैसे ये यूनिफॉर्म रिंग है तो इसका सेंटर में ही आपका आएगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इसके बाद आपका यूनिफॉर्म डिस्क, यूनिफॉर्म डिस्क का भी आपका बेसिकली सेंटर में ही आता है, ठीक है। इसके बाद है आपका रॉड का आपका बेसिकली आता है L/2 पे, मान लीजिए ये रॉड है, ठीक है, ये रॉड है तो इसका L/2 पे आपका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद आपका सॉलिड स्फीयर या फिर हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर दोनों का ही होता है कहाँ पे, मतलब आपका सेंटर में हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है, जो कि ये वाले बेसिकली आपके इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वाले आपको याद होंगे और इनके भी याद होने चाहिए अगर आप एडवांस का पेपर देने जा रहे हैं। अगर आपने जेईई मेंस का दिया होगा तो उसमें भी ये सारी चीजें रहती हैं, ठीक है, अगर इनके बिना आपका जिंदगी वहां पे पार ही नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद होंगी, ठीक है। अगर नहीं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। हाफ रिंग का बेसिकली मान लीजिए ये है आपकी हाफ रिंग, ठीक है। अब इसका कहाँ होगा, 2r/π पे, 2r/π हाफ रिंग का होता है, ठीक है। इसके बाद आपका जो सेगमेंट होता है, एक बेसिकली डिस्क का पार्ट होता है, तो आप यहाँ पे r sin थीटा बाई थीटा, ठीक है। एंड इसके बाद आपका यहाँ पे अगर हाफ डिस्क का देखा जाए तो हाफ डिस्क का 4r/3π, मतलब कि आपका थोड़ा सा इधर, अगर हाफ डिस्क का हम लोग बात करें तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर यहीं पे हम लोग हॉलो डिस्क की बेसिकली हॉलो हेमिस्फीयर की, तो r/2 पे हो जाएगा। एंड यहाँ पे सॉलिड हेमिस्फीयर का 3r/8 पे, एंड हॉलो कोन का आपका h/3, सॉलिड कोन का सेम वे में h/4 पे, ठीक है। तो हम लोग बहुत ही क्विकली देखेंगे पूरा का पूरा, सब कुछ ऑलमोस्ट हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग चलेंगे, ये हो गया आपका बेसिकली जो आपको याद रखना है। और अब हम लोग मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की तरफ चलेंगे, किस प्रकार से सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का मूव करता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कुछ चिड़िया उड़ रही है, ठीक है, ये 1 2 3 4 5, ठीक है, ये चिड़िया 1 C1 C2 C3 C4 C5 C6, ठीक है, 6 चिड़िया है यहाँ पे, C6, ठीक है, 6 चिड़िया है। अब कोई आपसे पूछ दिया इनका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो आप या फिर सेंटर मान लीजिए V1 V2 V3 V4 V5 V6, ठीक है। इनका C1 C2 C4 C5 6 मासेस हैं, और इनका V1 V2 V3 V6 तक बेसिकली इनकी वेलोसिटीज है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछ लिया कि इनका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास का जो है इनका बेसिकली वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। तो आप यहां से निकाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू V1 V2 V3 V4 V5, मतलब C1 V1 C2 V2 C3 V3 C4 V4 C5 V5 C6 V6 अपॉन C1 C2 प्लस C2, बेसिकली यहाँ पे अगर M1 आप ले लिए होते तो M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 Mn तक जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसी प्रकार से आप सेम वे में आप एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए आपका एक का एक्सीलरेशन दिया रहेगा, 2 3 का सबका एक्सीलरेशन दिया रहेगा। अब वहां पे आप लिखेंगे A1 M1 प्लस A2 M2 AN Mn अपॉन M1 प्लस M2 Mn तक आप ले जाएंगे, ठीक है।
अब आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब ये बेसिकली कौन सा लॉ है? बेसिकली आपका ये एफ एक्सटर्नल इक्वल टू यहाँ पे डी एम एम वी सी एम अपॉन डी वाई डी टी। तो ये आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये होता है। तो इफ अगर आपका एफ एक्सटर्नल जीरो है, जो बाहर से फोर्स लग रहा है किसी भी बॉडी पे, अगर ये जीरो है तो आपका बेसिकली जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रहेगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है जी। अगर आपका एफ एक्सटर्नल जीरो है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो रहेगी, ठीक है। ये समझने वाली बात है यार, बहुत ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, इंपल्स। अब ऐसा नहीं है कि यार मैंने इसको छोटे में बता दिया तो इस पे क्वेश्चन नहीं बनते, काफी क्वेश्चंस इस पे भी बनते हैं। बेसिकली डायरेक्टली क्वेश्चन भले नहीं बनते बट उसमें इंटीग्रेट किया जाता है, ठीक है। आपका अंदर से क्वेश्चन उसमें क्वेश्चंस के बीच में इसको डाला जाता है, वहां आपका काम आता है, ठीक है। बाकी हम लोग इंपल्स के बारे में पढ़ेंगे। इंपल्स यार बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, आपने 9th में 10th में 8th में सब पढ़ा होगा, ठीक है। ये होता है, सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। इंटीग्रेशन और बेसिकली होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये होता है इंटीग्रेशन टाइम 1 से टाइम 2 तक एफ डी टी, ठीक है। फोर्स का बेसिकली आप इंटीग्रेट करेंगे T1 से T2 तक तो आपका निकल आएगा। अब ये इंटीग्रेशन मतलब कि फोर्स वर्सेस अगर टाइम का ग्राफ दिया गया है तो आपका जो उसका एरिया रहेगा वो क्या देगा? चेंज इन मोमेंटम। ये इससे एक बार जे एडवांस में एक सवाल आया हुआ है, ठीक है। तो काफी पुराने में आया है बट आपका इससे सवाल आया, जैसे ये दे दिया आपको ग्राफ दे दिया, ठीक है। अब यहाँ से पूछ लिया, मान लीजिए यहाँ पे कभी कभी देता है तो यहाँ पे जो एरिया होगी ना इसका वो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये हो गया इंपल्स। अब इंपल्स पे यार और क्वेश्चन आते हैं। एक तो अभी आप मतलब क्वेश्चन के कई प्रकार हो सकते हैं, ठीक है। तो यार मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं डिस्कस किया हुआ है बट यहाँ कुछ चीजें डिस्कस कर दी है तो वो चीज आपको देखनी है, ठीक है। बाकी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चीज दैट इज कोलिजन। अब ये सारे चैप्टर्स यार एक एक चैप्टर बेसिकली टॉपिक देखा जाए तो टॉपिक ही एक एक दो दिन चलते हैं बट यहाँ पे आपके देख रहे होंगे कि 30 सेकंड में समाप्त हो जा रहा है। तो बस वही चीजें हैं कि आप लोग थोड़ा थोड़ा जान लीजिए, ठीक है। ये वाले जो फॉर्मूले होते हैं जैसे कि कई क्वेश्चंस में आ जाते हैं ताकि आपको याद रहे एग्जाम देते टाइम, ठीक है। एग्जाम के टाइम यार भूल जाते हैं तो इसलिए बस ये कराया जा रहा है। अब हम लोग यार कोलिजन, और मैं पिछले 2 दिन से कर रहा हूँ तो काफी ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। और इसके लिए यार आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक वाइक जो भी है कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यार इस चैप्टर पे चलने जा रहे हैं कोलिजन। कोलिजन बेसिकली यार अपने आप में देखा जाए तो सेंटर ऑफ मास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। तो इस पे हम लोग देखेंगे सवाल कई बार बनते हैं और कई बार डायरेक्टली सवाल आते हैं जे एडवांस में। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जाके पिछले जो भी 10 साल का पेपर उठा लीजिएगा जे एडवांस का, उसमें से आपको देखने को मिल जाएगा कोलिजन से, ठीक है। तो फिलहाल चलिए देख लेते हैं कि कोलिजन किस प्रकार से होता है और कौन कौन सी चीज होती है। सबसे पहले कोलिजन का क्वेश्चन आया तो आपको ध्यान रखना है, पहली चीज क्या ध्यान रखना है वो है आपको ई की इक्वेशन, ठीक है। ये होता है ई क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो सबसे पहले जब आपका सबसे पहले यार अगर आपका क्वेश्चन आता है कोलिजन से, ठीक है, तो आपको 2 चीजें याद रखनी है, 1 से 2 चीजें। बेसिकली यहाँ पे 3 चीजें दी गई हैं, 3 सिंपल स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और आपके कोलिजन का बेसिकली क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज क्या फॉलो कर रही है? पहली चीज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, फिर आपको दूसरी इक्वेशन लिखनी है काइनेटिक फाइनल जो एनर्जी और इनिशियल एनर्जी, ठीक है। जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर होती है, ठीक है। अब यार काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है बट आपकी इनिशियल और फाइनल बराबर होती है, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है? आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, यहां पे लिखनी है। अब ये 3 चीज अगर आप स्टेप फॉलो कर लेते हैं तो आपके कोलिजन के ऑलमोस्ट 90 to 95% क्वेश्चंस निकल जाते हैं, ठीक है। ये 3 चीजें होती हैं। अब यार अगर आपका कोलिजन इलास्टिक हुआ तो E = 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका परफेक्टली इनइलास्टिक हुआ तो कई बार क्वेश्चन में बोल देता है कि बेसिकली द कोलिजन इज इलास्टिक कोलिजन, तो वहां पे आपको समझ जाना है कि E की वैल्यू 1 रखनी है, ठीक है। एंड इसके बाद आपका जब बोल देगा इनइलास्टिक तो बेसिकली 0 से 1 के बीच में रहती है तो इनइलास्टिक हो जाता है। अब यार बेसिकली यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगली चीज है, नेक्स्ट चीज जो है वो है
ये यहाँ पे मैंने ये आपको नहीं समझाया, ये क्या हो रहा है, आप जैसे कि डायग्राम में यहाँ पे चित्र में देख रहे होंगे, ये m1 है, ठीक है, मास है, और ये u1 वेलोसिटी है, ये u2 वेलोसिटी है, और बेसिकली m1 है, v1 है, m2 है, v2, ठीक है। ये इनिशियल वेलोसिटीज है। यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे कोलिजन होगा, ठीक है, कोलिजन के बाद का सिचुएशन है, कुछ ये v1 वेलोसिटी से जा रहा है, ये v2 वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। ये तो अब इसका जो यहाँ से आपका ई का इक्वेशन आएगा v2 माइनस v1, बेसिकली v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, ठीक है। अब ये इक्वेशन यार यहाँ पे काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता था, बट यहाँ पे देखिए काफी जगह की भी प्रॉब्लम है और टाइम हमारे पास उतना नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही करेंगे, बाकी हम लोग यार आगे अभी ऑब्लिक कोलिजन देखते हैं, ठीक है। अब यार यहाँ पे ऑब्लिक कोलिजन क्या होता है, ऑब्लिक कोलिजन बेसिकली आपका ये लाइन ऑफ जो इम्पैक्ट होता है ना, उसके अलोंग आपको कंजर्वेशन लगाना पड़ता है, ठीक है। अब लाइन ऑफ इम्पैक्ट यहाँ कौन सा है भाई, लाइन ऑफ इम्पैक्ट वो लाइन होती है जो बेसिकली परपेंडिकुलर लाइन होती है, ये हो गई आपकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। अब उसके ये परपेंडिकुलर वाली यहाँ पे आपका कंजर्वेशन हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे करना है, मान लीजिए u1 वेलोसिटी से जा रहा था ये, ठीक है, इसके बाद आपको u1 वेलोसिटी से जा रहा था, ये इधर भाई साहब u2 वेलोसिटी से जा रहे थे, ठीक है, किसी अल्फा एंगल पे, मान लीजिए ऐसे आ रहा था, इस प्रकार से आ रहा था, m1 मास का u1 वेलोसिटी से जा रहा था, m2 मास का u2 वेलोसिटी से इधर जा रहा था, ठीक है। इसके बाद ये भाई साहब क्या हुआ, कोलाइड कर गए। अब यहाँ पे ये v1 वेलोसिटी से बीटा एंगल पे जा रहे हैं, और इसके बाद आपका ये v2 वेलोसिटी से बीटा एंगल पे जा रहा है, फिर बीटा 2 पे जा रहा है। हम लोग फाइनल इक्वेशन लिखेंगे m1 u1 sin थीटा, सॉरी m1 u1 sin अल्फा। तो अभी ये जो है ये, ठीक है, m1 u1 sin अल्फा ये हो जाएगा, इसके लिए अल्फा 1 है, ठीक है। इसके बाद m1 v1 sin बीटा, m1 v1 sin बीटा, अब ये है, ठीक है, जी m1 v1 sin बीटा आपका हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे भी जैसे m2 v2 sin अल्फा, ये आप मोमेंटम कंजर्व कर लेंगे, ठीक है। एक इक्वेशन कहाँ से आई, एक इक्वेशन यहाँ से आई, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन वही वाली जो है, ये वाली इक्वेशन आप यहाँ पे लगा देंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। अब कई बार यार पूछ लेता है, कई बार क्या ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपका पूछ लेता है, या फिर यहाँ पे देखिए कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, m1 m2 अपॉन 2m1 प्लस m2 1 माइनस ई स्क्वायर u1 माइनस u2 का मॉड का स्क्वायर, ठीक है। ये m1 m2 क्या है आपको पता ही है, 1 माइनस ई अगर यहाँ पे परफेक्टली बेसिकली यहाँ पे इन इलास्टिक है तो आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर इलास्टिक 1 हो जाएगा तो यहाँ पे जब यहाँ पे 0 हो जाएगा तो पूरा मसाला 0 हो जाएगा, ठीक है। ये मसाला 0 हुआ तो आपका चेंज काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली सॉरी 1 हुआ तो यहाँ पे अगर 1 हो जाएगा तो आपका पूरा मसाला 0 हो जाएगा, इसके बाद आपका चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर 0 रहा तो 1, इसका फिर कोई चेंज नहीं, आपका इनिशियल फाइनल वेलोसिटी से यहाँ पे निकल आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा कोलिजन और सेंटर ऑफ मास। और हम लोगों ने यार वर्क पावर एनर्जी WPE छोड़ दिया है, तो अभी इस वीडियो के बाद हम लोग वर्क पावर एनर्जी भी कर देंगे, ठीक है। तो होप करते हैं यार आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक शेयर जो भी करना है कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वर्क पावर एनर्जी। दिस इज शुभम और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वर्क पावर एनर्जी के बारे में, ठीक है। सारा का सारा चीजें जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और इसके लिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, मैं ये हर वीडियो में बोलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे केवल हम लोग फॉर्मूले रिवाइज कर रहे हैं और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं केवल वही चीजें रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है आपका वर्क पावर एनर्जी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, किस प्रकार से उनको डिराइव किए जाते हैं, जो भी चीजें हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे व्हाट इज वर्क, ठीक है। तो वर्क बेसिकली होता है वर्क इक्वल टू इंटीग्रेशन f.dr या फिर f.dr cos थीटा भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली आपका वाला कंपोनेंट लिया जाता है जो कि आपका हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। अब वर्क डन क्या होता है, वर्क डन यहाँ पे जो भी बेसिकली आपके फोर्स के अगेंस्ट काम किया जाता है वो वर्क डन होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर नेगेटिव में नेगेटिव वर्क डन, 0 वर्क डन एंड ये पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। अब जो F है, ठीक है, ये F आपका है, ठीक है, F
ठीक है, ये फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, ये आपका फोर्स है और ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे वो हो रहा है और इधर फोर्स लग रहा है। अगर आपका थीटा यहाँ पे जो थीटा ग्रेटर देन कितना है आपका 90, ठीक है, 90 डिग्री, थीटा बराबर यहाँ क्या है 90 डिग्री, और यहाँ पे थीटा क्या है लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो आपका पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है और यहाँ पे 90 जीरो वर्क डन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका नेगेटिव है तो वर्क डन क्या हो रहा है आपका बेसिकली नेगेटिव हो रहा है अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो, ठीक है। अब वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्सेस, आप मान लीजिए कई फोर्सेस लग रहे हैं तो उनके लिए वर्क डन क्या होगा। अब अगर कई फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में लग रहे हैं तो उनको बस बेसिकली आपको करना क्या है इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। जो भी ए से बी में आपके फोर्सेस लग रहे होंगे आप इस प्रकार से एक्स वाई से बी तक जेड जितने भी डायरेक्शन में लग रहे होंगे आप एफ एच डी एक्स करके इंटीग्रेट करके यहाँ पे टोटल वर्क डन निकाल लेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज है यहाँ पे वर्क डन जो है वो एफ एक्स, ठीक है, एफ क्या है यहाँ पे फोर्स है, ठीक है, एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब आपको मान लीजिए ये ग्राफ दे दिया गया तो आप वर्क डन कहाँ से निकालेंगे, इसकी एरिया इस पूरी के निकाल लेंगे तो आपको यहाँ से वर्क डन मिल जाएगा, ठीक है, समेशन x1 से x2 तक एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी सबको पता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है। और वर्क एनर्जी थ्योरम, ये जब सवाल में कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, जब आपको सवाल बहुत कठिन लगने लगे, ठीक है, जब आपको सवाल में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो पूरे फिजिक्स में, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, मतलब ये बेसिकली आपको, और ज़्यादातर ये कहाँ काम करेगा, ये आपको आरबीडी में काम करेगा, ठीक है, रोटेशनल बॉडी डायनेमिक्स। और कई बार ये आपके थर्मोडायनेमिक्स और मैकेनिक्स का मिला के जब बनाया जाएगा ना तो आपको ये वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते ही, और दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और वर्क एनर्जी थ्योरम। कुछ ना समझ में आया तो ये दो इक्वेशन, अगर जहाँ पे कंजर्व मोमेंटम कंजर्व हो रहा है और वर्क एनर्जी थ्योरम, ये दो चीज़ आप लगा देंगे तो बेसिकली आपकी सवाल सॉल्व होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। कई सवाल होता है कि 2-3 टाइप से किया जाता है तो वहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम का ही यूज किया जाता है, ठीक है। अब ये होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये होता है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। अब यार सीखने को बहुत कुछ है, बहुत बड़ा चैप्टर है वर्क एनर्जी, मतलब इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, लगभग 5 से 6 लेक्चर तो लगते ही लगते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, उनके पाथ पे, लाइक की जो बेसिकली सेंटर की तरफ फोर्सेस लगते हैं, दूसरा है स्प्रिंग फोर्सेस, ठीक है। और इसके बाद दो चीज और कंजर्वेटिव फोर्सेस में होते हैं, एफ एक्स इक्वल टू माइनस के डी यू बाई डी एक्स। ये चीज आपको अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस आता है तो इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये कर्ल ऑफ एफ इक्वल टू 0, ठीक है, फोर्स का कर्ल 0 होता है। अब यार ये इसको आप डीप में अभी नहीं पढ़ेंगे, कर्ल क्या होता है। अब कर्ल आपको वहां पे ये बेसिकली आपको इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ये आपको कर्ल वाली चीज बाद में पढ़ाई जाएगी, बट आप यहाँ समझ लीजिए कर्ल ऑफ फोर्स यहाँ पे क्या हो जाता है, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए 0 हो जाता है, ठीक है। और ये एफ एक्स इक्वल टू माइनस के डी यू बाई डी एक्स हो जाता है आपका, ठीक है। अब ये वाली चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और इसके बाद वर्क डन, इसके लिए यहाँ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए क्या होता है, वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, चेंज इन, बेसिकली यहाँ पे फोर्स क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आपका बेसिकली ये क्या है, ये है आपका फिर से यहाँ पे वही चीज है, कर्ल यहाँ पे कर्ल है, ठीक है, डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी वाई, डी यू बाई डी जेड, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन किया गया है, तो ये चीज है। और यहाँ पे चेंज इन, बेसिकली आपका वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस के नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है, ये है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, न्यूट्रल है, ठीक है, कौन सा यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं टाइप ऑफ
इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो जैसा कि पहले तो एक चीज हम लोग देखेंगे, ये वाली फॉर्मूला आपको याद है, F इक्वल टू माइनस के डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग ए बी और सी आपका क्या हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, और आपका ई क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद डी आपका डी भी आपका अनस्टेबल हो जाएगा, और एच क्या हो जाएगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब यार देखिए यहाँ पे सिंपल से ऐसे समझिए कि जो भी आपका यहाँ पे ये पॉइंट है, ठीक है, ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम आपका स्टेबल है, तो इसके यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल आना चाह रहा है तो ये सारे क्या हो जाएंगे, बेसिकली स्टेबल। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, और ऐसे समझ लीजिए कि कोई मान लीजिए ऐसे समझ लीजिए कि ये कटोरा है, ठीक है, ऐसे आप एक लेवल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, कटोरा है, कटोरा में यहाँ बॉल रखेंगे तो इधर आएगा, यहाँ रखेंगे तो इधर आएगा, ठीक है। कुल मिला के ये वाले पॉइंट स्टेबल है, और यहाँ रखेंगे तो नीचे गिर जाएगा, और डी पे रखेंगे नीचे गिर जाएगा, तो कुल मिला के आपका ये अनस्टेबल हो गया, ठीक है। लेवल लैंग्वेज में इस तरह आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपकी है स्टेबल और अनस्टेबल, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कभी कभी आ जाता है। लास्ट है आपका पावर। पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकिंग, ठीक है। एवरेज पावर होता है ये 1 हॉर्स पावर जो 746 वाट होता है, ठीक है, और जूल पर सेकंड होता है आपका पावर का जो SI यूनिट, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा चीजें, ठीक है, जो भी आपकी थी वर्क पावर एनर्जी में। और कुछ चीजें अब बेसिकली यार इसमें होता क्या है ना कि क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आती हैं, बट क्वेश्चन हमारे पास इतना टाइम अभी है नहीं कि क्वेश्चन हम लोग कर लिया जाए। तो जब यहाँ की पूरी फुल सीरीज़ बनेगी, जब भी 11th 12th या फिर JEE नीट के लिए फुल सीरीज़ बन रही होगी, तो मैं उसमें काफ़ी क्वेश्चंस इंटीग्रेट कर दूंगा, जिससे कि बहुत सी चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तो फॉर्मूला हो सकता है वो रिवाइज हो गया हो आपका, और अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, दैट इज कि आपका हो गया सेंटर ऑफ मास भी हो गया, तो हम लोग डायरेक्टली जो है रोटेशन की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि रोटेशन आपका। हाय एवरीवन, तो ये JEE एडवांस फॉर्मूला रिवीजन सीरीज की आपका अगला वीडियो है, और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रोटेशनल मोशन के बारे में, ठीक है, बेसिकली रोटेशनल बॉडी डायनेमिक्स के बारे में। और ये चैप्टर वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर माना जाता है, और कई स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इसमें, ठीक है। तो अभी यार हम लोग देखने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे, बेसिकली क्वेश्चंस तो नहीं कर पाएंगे, बट कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे, कुछ जो सिंपल चीज़ें हैं, जो फॉर्मूला हैं, ठीक है, जिससे आपको अगर क्वेश्चन आ जाए तो एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो जाता है करना, बट अगर आपको फॉर्मूले याद है तो हो सकता है अगर मान लीजिए कोई ऑप्शंस में आ जाए, ठीक है। ऐसा होता है कि JEE एडवांस में पैराग्राफ आता है, ठीक है, अगर आपका मान लीजिए 3 क्वेश्चन आ गया, तो 3 क्वेश्चन में से तो एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो निकल जाए, अगर आपसे अगर मान लीजिए उसमें से फॉर्मूला वाइज कोई आ गया, ठीक है, फॉर्मूला भी बेस्ड आ गया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ है RBD में अपने। तो पहला चीज है यार कि टाइप्स ऑफ मोशन इन RBD, ठीक है। तो कितने प्रकार के होते हैं इसमें, प्योर ट्रांसलेशन मोशन, प्योर रोटेशन मोशन, अब कंबाइंड, ठीक है। अब प्योर ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है कि आपका जैसे मान लीजिए कोई ये व्हील हो गया, ठीक है, अब ये सीधे चला जा रहा है, मतलब आपका ये रोटेट नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्योर ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है। कि मतलब कि ये जो बॉडी है इसके बीच में आपका यहाँ पे वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपकी यहाँ पे जो इन दोनों के बीच के सेपरेशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और प्योर रोटेशन मतलब केवल रोटेट कर रहा हो, ठीक है। मान लीजिए ये कि कोई पॉइंट है, इस पे X पॉइंट है, तो ये रोटेट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, प्योर रोटेशन मोशन, ठीक है। अब कंबाइंड क्या है कि वो रोटेट भी कर रहा है और आगे भी जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से वो रोटेट भी करेगा और आगे भी जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा रोटेशन और दोनों का कंबाइंड, ठीक है। प्योर रोटेशन और ट्रांसलेशन मोशन का दोनों का कंबाइंड कर देंगे तो आपका ये बेसिकली कंबाइंड मोशन हो जाएगा, ठीक है, कंबाइंड। और इसके बाद हम लोग यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बात करेंगे। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाली जाती है, ये बेसिकली आपका I इक्वल टू इंटीग्रेशन I dm स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ देखेंगे कुछ बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया क्या, I इक्वल टू I इंटीग्रेशन I प्लस dm स्क्वायर, ठीक है। मास होता है बॉडी का, जो भी मास है वो है, ठीक है, छोटा सा मास dm स्क्वायर। तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, मान लीजिए आपको कई ढेर सारे पार्टिकल्स दिए गए हैं, तो आपका अगर आपको उनका my निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो आप उनको इंटीग्रेट कर देंगे तो उनका निकल आएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे, रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। अब इसको हम बेसिकली गायरेशन कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग जायरेशन पढ़ते हैं, तो अब इसको देख लीजिएगा, ठीक है। I इक्वल टू एम के स्क्वायर, के क्या है, के इज यहाँ पे रेडियस ऑफ, ये अंडर रूट में आ जाएगा I अपॉन एम, ठीक है।
ये आपका हो जाएगा आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम इज मास, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट इस पे यार बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ठीक है, आपको नहीं मिलता है आरओजी पे। अब हम लोग चलेंगे यार परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये दो चीज आपके काम के हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें से ऐसे ऐसे सवाल होते हैं जो कि हो सकता है आपको कहीं कहीं मिल जाए, ठीक है, काम लायक होते हैं ये। अब हम लोग यार परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अब इसको देखिए, मान लीजिए ऐसे यहाँ पे जैसे है, ये है इस एक्सिस के अलॉन्ग हमको पता है, बट इस एक्सिस के अलॉन्ग पता करना है। तो जैसे मान लीजिए आई एक्स, मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। अब हमको एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग पता है मेरे को कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होने वाला है, ठीक है। अब हमको जेड के अलॉन्ग निकालना है, आई जेड के अलॉन्ग निकालना है। तो आई एक्स प्लस आई वाई को ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, आई जेड के अलॉन्ग मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी है, जैसे ये देखिए यहाँ पे हम आपको एग्जांपल में समझा दें। जैसे ये हमको है ये आई जेड, ये बेसिकली आई जेड के अलॉन्ग है। तो आई एक्स, ये देखिए ये इधर आई एक्स के अलॉन्ग है और इधर आई वाई के अलॉन्ग है, ठीक है। इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए। तो अगर इन दोनों को आप ऐड कर देंगे ना, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। तो आप ये क्या हो जाएगा, ये आई जेड के अलॉन्ग है बेसिकली ये वाली, ठीक है। तो ऐसे आप हाफ हाफ करके इसको जोड़ देंगे, आई एक्स आई वाई। तो ये है बेसिकली परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात करेंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है कि एक्सिस को पैरेलली जो आई ऑफ सेंटर ऑफ मास के अलोंग अगर आपको पता है, ठीक है, अगर आपको सेंटर ऑफ मास के अलोंग उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो उसको पैरेलली शिफ्ट कर देंगे। तो आई प्लस एम डी स्क्वायर, मतलब जितना मास होगा प्लस डिस्टेंस, जितना पैरेलली डिस्टेंस शिफ्ट करेंगे वो चीज होगी आपकी बेसिकली पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो अब हम लोग ये हो गया आप लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ रेगुलर बॉडीज की देख लेते हैं, दैट इज रिंग, डिस्क। और देखिए यहाँ पे केवल दो चीज लिखा है, रिंग और डिस्क का। और आपकी बेसिकली आपको लिखना है स्फीयर का, और लिखना क्या है आपको बेसिकली रिवाइज कर लेना है, स्फीयर का और आपका सिलेंडर का, ठीक है, और डिस्क का, सेमी सर्कल का, ठीक है। और इसके बाद मतलब कई ढेर सारी चीजें हैं जो कि थोड़ा सा टफर साइड है, तो आप उसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। यहाँ पे मैं जगह नहीं बची थी तो इसलिए मैंने नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। और तो फिलहाल अभी हम लोग इसको देख लेते हैं। तो रिंग का आपके जो जेड एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे रिंग है तो उसका आपका एम आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग अगर रिंग को इसके रिंग के बेसिकली यहाँ पे सर्कमफ्रेंस पे करेंगे तो आई एम डी स्क्वायर इसमें ऐड कर दीजिए। अब एम डी स्क्वायर मतलब एम इसका रिंग का मास और डी डिस्टेंस कितना है आर, तो एम डी स्क्वायर एम आर स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर 2 एम आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला तो बता ही दिया। और इसके बाद अगर इसको पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो इसमें हाफ प्लस एम आर स्क्वायर ऐड कर दीजिए, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे 3/2 आपको मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब डिस्क का होता है इसके जेड एक्सिस के अलॉन्ग बेसिकली आपका एम आर स्क्वायर बाई 2। और आप इसको जब क्या कहते हैं हाफ करेंगे बेसिकली तो आपका ये हो जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई के अलॉन्ग करेंगे तो ये इन दोनों का ऐड करेंगे 2 टाइम्स करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। और इसके बाद फिर इसको पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो एक आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एम आर स्क्वायर जब एम डी स्क्वायर से ऐड करके पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी सेम वे में करना है। ये चीज़ें तो आपको रटी ही होनी चाहिए, ठीक है, अगर आप पेपर देने जा रहे हैं एडवांस का तो, ठीक है। और अब हम लोग चलते हैं, अगर मेंस का भी देने जा रहे हैं तो उसमें भी होना है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ है जो इसकी चैप्टर की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज टॉर्क। अब यार टॉर्क जो है ना वो यहाँ पे अपना एक बेसिकली आपकी जो इसकी यूनिट होती है यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है। इसको यार हम लोग बेसिकली मेजर नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं आर क्रॉस एफ। अब आर क्रॉस एफ मतलब आर परपेंडिकुलर, जो भी फोर्स के अलॉन्ग परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ठीक है, या फिर जो भी आपका आर वेक्टर होगा उसके परपेंडिकुलर जो भी फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, बेसिकली परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे देखिए ये फोर्स है, अब फोर्स के अलॉन्ग जो यहाँ पे ये देखिए ये फोर्स है, ये आर वेक्टर है, तो इसके परपेंडिकुलर जो ये है ना ये होना चाहिए, ठीक है। तो आर क्रॉस एफ आर साइन थीटा बेसिकली, ठीक है, ये होता है नेट टॉर्क। और नेट टॉर्क इक्वल टू आई इंटू एल्फा। ये दो इक्वेशन आपको जब कहाँ गए ये, ठीक है, ये इक्वेशन आपको याद रखना है, ठीक है। और एक होता है आई ओमेगा, ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों लगा के एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा के आपकी सवाल बहुत सारी बनती हैं, ठीक है।
तो एक बार तो जे एडवांस में ऐसा आया था कि बस इसको आपको लगाना था और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना था और ये वाली इक्वेशन लगानी थी, जिससे आपका क्वेश्चन हो रहा था। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं अब एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कहता है L इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा। ठीक है, बेसिकली एम वी आर होता है, एम वी आर साइन थीटा, वो जो आर परपेंडिकुलर आपका लिया जाता है। और इसका डायरेक्शन कैसे पता करें, राइट हैंड थंब रूल, आर इक्वल एम वी आर साइन थीटा। ठीक है, इस तरह से आप जो है राइट हैंड थंब रूल से निकाल लेंगे। और आपका ये बेसिकली न्यूटन लॉ ऑफ रोटेशन मोशन, यहाँ पे नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जिस प्रकार से आपको वहां पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में सेंटर ऑफ मास में पढ़ाया था, आप लगाए थे, उसी प्रकार से यहाँ पे भी नेट टॉर्क अगर जीरो हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल हो जाएगा और इसका I1 ω1 इक्वल टू I2 ω2। ठीक है, ये आपका, अब देखिए कई बार ऐसे होता है ना, ये वाली चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या होता है, कई बार जैसे होता है ना कि आप लोग जो सर्कस दिखाते हैं वो अपना हाथ ऐसे ऐसे अंदर फैला दे, अंदर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा ना, आपका जो MOI है, मोमेंट, ये आई जो है आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि जब ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, जब ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। तो इस प्रकार से आपका, इसलिए आपका जो ओमेगा होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जैसे आप हाथ कम करेंगे। ठीक है, ये चीज है। और अगली चीज है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसको हम लोग तीनों फॉर्म में याद रखेंगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एल स्क्वायर बाई 2i और इसके बाद एल ओमेगा बाई 2। ठीक है, अब ये हमको क्यों याद रखना है, ये क्यों याद रखना है, ये क्यों याद रखना है। ठीक है, ये इसलिए याद रखना है कि कभी भी वो एल और ओमेगा दे देगा। ठीक है, पूछ लेगा कि अगर एल को इंक्रीज किया जाए तो ओमेगा पे क्या फर्क पड़ेगा, या फिर कभी कभी ओमेगा को डिक्रीज किया जाए तो अगर हम लोग यहाँ, तो आप यहाँ से तो नहीं निकाल पाएंगे, तो इसलिए आपको इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, तीनों फॉर्म में याद होना चाहिए। ठीक है, कई बार क्या दे देगा आपको, बेसिकली एंगुलर मोमेंटम ऐसे देगा, तीन आपको चार ऑप्शंस रहेंगे, उनमें से एक ऑप्शन ऐसा भी रहेगा कि इफ द एंगुलर मोमेंटम इज इंक्रीज्ड, ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द, बेसिकली आपका इसका आई क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, या फिर ऐसे भी पूछ लेगा इफ ओमेगा इज इंक्रीज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो ये यहाँ से ये चीजें निकलती हैं, तो ये वाली चीज आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शंस में आते हैं। बाकी कंबाइंड मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक है, तो अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो v इक्वल टू आर ओमेगा उस पॉइंट पे आप लगा सकते हो। ठीक है, अब हम लोग इसको एनालाइज करेंगे। एक ये है, ठीक है, इसका प्योर रोटेशन मोशन हो रहा है, तो अब पहले तो हम लोग इसको ब्रेक करेंगे दो पार्ट में, दैट इज ट्रांसलेशन मोशन जो कि ऐसे सीधे जा रहा है, और रोटेशन मोशन जो कि रोटेट हो रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद कंबाइंड। तो अब हम लोग देखेंगे, जैसे इसको जब निकाल लिए तो यहाँ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे सभी पॉइंट की वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से सभी पॉइंट मूव कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए एक पॉइंट है, तो यहाँ पे VCM से सभी मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप अगर हम लोग इसको यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे v ओमेगा आर, ठीक है, ओमेगा आर से ये रोटेट कर रहा होगा, ओमेगा आर से ये भी रोटेट, मतलब हर पॉइंट यहाँ पे रोटेट कर रहा होगा। तो अगर हम लोग इस पॉइंट की अगर वेलोसिटी निकालना चाहें तो यहाँ पे VCM प्लस ओमेगा आर, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2VCM। ठीक है, ये आपका यहाँ से निकल आएगा क्योंकि VCM इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है, तो यहाँ से अंडर रूट 2VCM आ जाएगा आपका। ये हो गया आपका RBD, और इसमें कई चीज बची हुई है, तो इसका पार्ट 2 ही आएगा और हम लोग फिर पार्ट 2 में बात करेंगे आगे कि किस प्रकार से वहां पे क्वेश्चन सॉल्व। तो रोटेशन बॉडी में कुछ चीजें बची हुई थी, और जो चीजें बची हुई थी वो हम लोग इस वाली वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सारी चीजें हो गई थी, बट कुछ एक दो टॉपिक्स बच रहे थे, तो जो कि उस वाले वीडियो में नहीं हो पाए थे, तो इस वीडियो में हम लोग यार जो बची हुई चीजें थी वो रिवाइज करेंगे, वो फॉर्मूले रिवाइज करेंगे, वो कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल देखते हैं वेलोसिटी और वेलोसिटी एट अ पॉइंट ऑन अ रिम ऑफ ए स्फीयर। ठीक है, अगर कोई स्फीयर दे दिया गया तो उसकी वेलोसिटी किसी पॉइंट पर, ठीक है, वो हम लोग देखने वाले हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई स्फीयर है, ठीक है, ये कोई स्फीयर है और इसकी वेलोसिटी बेसिकली हम लोग किसी पॉइंट पे देखना चाहते हैं, इस पॉइंट पे हम लोग देखना चाहते हैं। ठीक है, तो अब ये कैसे पता करेंगे, तो बेसिकली इसके लिए वी नेट जो हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 2 RV ओमेगा कॉस थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देख लेंगे, और यहाँ पे
देखिए v से ये मूवी करेगा, v वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ये r ओमेगा, ठीक है। तो ये चीज है, तो यहाँ पे v स्क्वायर r ओमेगा, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 2rv ओमेगा cos थीटा फॉर प्योर रोलिंग, ठीक है। जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो v इक्वल टू r ओमेगा हो जाता है, ठीक है। तो v नेट इक्वल टू 2v cos थीटा बाई 2, ठीक है। ये जो आपकी नेट वेलोसिटी आएगी ये हो जाएगी। ये वाला चीज मेन इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखिएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यार कि रोलिंग काइनेटिक अंडर, ठीक है। तो यार हम लोग बात करेंगे रोलिंग काइनेटिक एनर्जी अंडर अ प्योर रोलिंग, ठीक है। बेसिकली यार हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करने जा रहे हैं जबकि प्योर रोलिंग जब हो रही हो। तो अब हम लोग यार एक तो E इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर जो कि नॉर्मल रोटेशन बेसिकली नॉर्मल मोशन से आता है, ठीक है। कोई v वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, जिसका मास m है। और अगर इसके बाद हम लोग देखेंगे उसका अगर बेसिकली अगर वो रोटेट भी कर रही है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर उसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये कंबाइंड आपकी आ जाएगी हाफ mv स्क्वायर प्लस आई एम आर स्क्वायर एम के स्क्वायर v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब k क्या है यहाँ पे k आपका बेसिकली ये k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, जो यहाँ पे जब आप कंबाइन कर देंगे तो ये आपका k जो r स्क्वायर, ये बेसिकली जैसे कि हाफ जैसे मान लीजिए एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो जब ये 1 है ना, इसके आगे 1 जो कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे आपका मान लीजिए हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है, ये डिस्क के लिए होता है, ये आपका रिंग का हो गया। तो हाफ जो हो जाएगा ना वो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हाफ हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। तो जो भी कोफिशिएंट रहता है वो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर रिंग के लिए बोल दिया तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर डिस्क के लिए है तो बेसिकली 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे स्फीयर के लिए हो जाएगा, हॉल स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5। इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहां से ये आपका रोटेशन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अब हम लोग चलेंगे यार, एक जो केस बनता है लास्ट में, ये लास्ट है बेसिकली, और एक इसेंट्रिक कोलिजन आपका बचेगा। तो वो जो इसेंट्रिक कोलिजन है उसको यार मतलब आपको अपने से देख लेना है, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें हैं तो एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, ठीक है, काफी बड़ा वो खिंच जाएगा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो इस वाले वीडियो में फिलहाल हम लोग ये देख लेते हैं। मान लीजिए ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है, एस है इसकी लेंथ, ठीक है, एच ये है, और इसके बाद थीटा एंगल से है, ठीक है। और ये कोई बॉडी है, ये ओमेगा से रोटेट कर रही है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से नीचे आ रही है, ठीक है। अब ये रोलिंग कर रही है, प्योर रोलिंग। अब यहाँ पे हम लोग सेंटर बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे। तो ये किस, यहाँ पे पहले पोटेंशियल एनर्जी इसकी लिखेंगे, एम बेसिकली एम जी से बेसिकली ग्रेविटी लेंगे mgs, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसकी mgh इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये आपका जो है ये वाली बेसिकली काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल एनर्जी जो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये वाली हम लोग इक्वेशन लिख दिया है, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे हमने बताया था सेंटर ऑफ मास में बहुत काम आती है। तो यहाँ से अब आई 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, अब x इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ से आपको लीनियर एक्सीलरेशन लिखना होगा, तो जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब मान लीजिए यहाँ पे आपने रिंग ले लिया है, ठीक है, रिंग ले लिया है और आपने डिस्क ले लिया है, तो कैसे कंपेयर करेंगे कि एक्सीलरेशन किसका ज्यादा होगा, ए ऑफ डी ए ऑफ रिंग, ठीक है। तो अब हाफ एम आर स्क्वायर होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 बेसिकली होता है आपका डिस्क का, और इसका क्या होता है एम आर स्क्वायर, जो आपका बेसिकली वो होता है आपका जो आई होता है वो एम आर स्क्वायर होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। तो यहाँ पे आपका 1/2, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये कम हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इसका 2 हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो बेसिकली आप एक्सीलरेशन ऑफ रेडियस इज लेस देन एक्सीलरेशन ऑफ डिस्क, यह आपका पूछ लेता है, ठीक है, कि 3-4 बॉडी दे देगा और उसमें पूछ देगा कि किसका एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा, और कई बार वेलोसिटी भी पूछ लेता है, कई बार वहाँ पे आपका और भी चीज़ें पूछ लेगा, ठीक है। तो इस पर आपको एनालिसिस करके जाना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप स्टाइलिंग, कीप अचीविंग, कीप लर्निंग। बाय एवरीवन। तो लगभग हमने यार 8 से 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, और अभी की वीडियो हम लोग करने वाले हैं SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके पहले हमने RBD किया हुआ था, जो कि एक बहुत ही टफ चैप्टर होता है, ठीक है, काफ़ी बच्चों को टफ लगता है, वो मैंने
अभी पिछले वाले वीडियो में कवर कर दिया है और अभी हम लोग करने जा रहे हैं SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब यार क्वेश्चंस तो इसके नहीं हो पाएंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस के लिए अपने पास टाइम नहीं है, बस आपके फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे और छोटे मोटे कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अब यार इसमें फेजर वेजर सब होता है, तो अभी मैंने यहाँ पे अभी के लिए फेजर वेजर कुछ नहीं बनाया है, बस डायरेक्ट आपको इक्वेशन से चीज़ें सीखने को यहाँ मिलेंगी, ठीक है। तो पहली चीज़ जो सबसे आती है वो है ए वाली इक्वेशन, x = a sin ω t + φ। अब यार ये बेसिकली ए यहाँ पे आपका एम्पलीट्यूड है, ω t + φ आपका फेज है, ठीक है, और फाई आपका फेज एंगल है, ठीक है, और t = 2π/ω, ये पिछले वाले भी वीडियो में हमने बताया था, वहाँ पे भी था, ठीक है। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ω = √k/m और या फिर k = mk², बेसिकली k = mωr², ठीक है, तो mω²। और फॉर लीनियर एक्सिस्टेंस क्या होता है, f ∝ kx, मतलब बेसिकली f ∝ -x, तो यहाँ पे kx - kx = mω²x, तो ओमेगा आ जाएगा आपका वही k/m, ठीक है। और एंगुलर आपका क्या होता है, बेसिकली एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपकी जो होती है टाउ ∝ -θ, तो टाउ = I d²θ/dt², और नेट टॉर्क = I × α, जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में रोटेशन में देखा हुआ था। नेट टॉर्क जो होता है वो I α होता है, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद हम लोग जो है ये I α होता है, तो यहाँ से हम लोग अल्फा की वैल्यू रख के निकाल लेंगे, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, x = a sin ω t + φ, ये वाली आपकी जो पहली इक्वेशन है ये डिस्प्लेसमेंट की ही इक्वेशन होती है, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ को x को आपको थीटा से रिप्लेस कर देना है, और ये बेसिकली यहाँ पे इस सेक्शन में से आपको कुछ चीज़ें उठानी है, ये पहली इक्वेशन ये है, ठीक है, दूसरी तीसरी, बस इतना ही आपको काम की चीज़ है। और हम लोग अब इधर आते हैं, वेलोसिटी देखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी देखते हैं, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल काइनेटिक, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग वेलोसिटी देखते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेसिकली आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेलोसिटी होता है, ठीक है। अब यार यहाँ पे जो इक्वेशन है a cos ω t + φ, जो कि हम लोग डायरेक्ट इसको यहाँ पे ये आपके काम में आने वाले, ठीक है, ओमेगा √a² - x², ये वेलोसिटी v = a बेसिकली ω a² - x², इस फॉर्मूले का आपको बहुत बार यूज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये आपका एंगुलर वेलोसिटी, जहाँ पे आपको बेसिकली x को थीटा से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। और एक्सेलरेशन हम लोग का हो जाएगा बेसिकली, अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार और, तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग यार काइनेटिक एनर्जी, जैसा कि आपको भी बताया, k = ½ mv² होता है, और v कहाँ से लेंगे, v यहाँ से लेंगे, ओमेगा √a² - x², ठीक है। इसके बाद हम लोग ये हो गया, यहाँ से भी लेंगे, और अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो ½ kx², ये स्प्रिंग में बेसिकली आप लोगों ने यहाँ पे ये देखिए, ये जो होती है बेसिकली आपकी स्प्रिंग एनर्जी होती है, ½ kx² आपका ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। और टोटल एनर्जी हो जाएगा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मिला के आपका टोटल एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल एनर्जी जो ½ mω² के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या दिया हुआ है, ये ग्राफ है बेसिकली टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, यहाँ पे ग्राफ दिया गया है। तो ये आपका जो ग्राफ है, ये जो काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि k क्या है, मैक्स है, और यहाँ पे क्या है, u मैक्स है। तो मतलब जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, और जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, ठीक है। इस ग्राफ में से आपको बस यही चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे यार, एवरेज एनर्जी इन SHM, एवरेज एनर्जी इन SHM फॉर सिंपल, ये इस तरह का अगर आपका जो ब्लॉक है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे k = ½ बेसिकली, यहाँ पे टोटल एनर्जी जो एनर्जी होती है वो ½ kA² होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो अगर हम लोग काइनेटिक की बात करें तो 1/4 kA² और पोटेंशियल की 1/4 kA², दोनों को जोड़ देंगे तो ½ kA² हो जाएगी एनर्जी, ठीक है। इसके बाद यार हम लोग ये वाली लास्ट वाली चीज़ है, इसको तो बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग देखते हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। तो ये यार आपका क्या होता है कि कई बार आपका क्वेश्चंस में दे देता है, ठीक है, और इतने सिंपल क्वेश्चंस नहीं बनते हैं जे एडवांस में,
ये आपका एक बेसिक सा है, ठीक है। इसके अलावा आपको कई बार वहाँ पे मतलब कई चीज़ें वहाँ पे हो सकता है, इसको मिक्स करके बेसिकली एसएचएम और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मिक्स करके कई सवाल बना दिए जाते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ कई मतलब एसएचएम ऐसा चैप्टर है कि इसके साथ साथ कई भी हो सकता है आपका जो आरबीडी आपने पढ़ा हुआ है तो उसके साथ भी मिक्स करके इसके क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको अगर यहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज रहेगी तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अगर मान लीजिए अगर इस प्रकार से कोई भी ये स्प्रिंग है कि कांस्टेंट है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है और ये एम मास है, ठीक है। तो बेसिकली टी इक्वल टू 2π√m/k, ये इसका टाइम पीरियड हो गया। और ये अगर इस प्रकार से भी है तब भी यहाँ पे वही हो जाएगा, ठीक है, 2π√m/k। और यहाँ पे अगर दो बॉडीज हैं, ठीक है, m1 m2 है, वो आपस में कनेक्टेड है, अगर कहीं इनको उनके ऊपर जो है फोर्स नहीं है, ठीक है, तो ये आपका बेसिकली हो जाएगा टी इक्वल टू 2π√μ। म्यू क्या है? म्यू रिड्यूस मास m1 m2 अपॉन m1 + m2, ठीक है। अब यार जैसा कि आप लोगों ने सीरीज और पैरेलल बेसिकली करंट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। जो भी चीज़ सीरीज में होगी वो पैरेलल में आप लिखेंगे और जो भी यहाँ पैरेलल में होगा उसको सीरीज में लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि आप सीरीज में क्या होता था, K1 + K2 होता था, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा, K1 K2 अपॉन K1 + K2। अगर दो स्प्रिंग है तो स्प्रिंग कांस्टेंट K होता है, यहाँ पे K जो है वो ये स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। और अगर पैरेलल में रहेगा तो K1 + K2 सिंपली हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। और अगर स्प्रिंग को काट दिया जाए, ठीक है, किसी का मन कर रहा है स्प्रिंग को काट दो, तो स्प्रिंग को काट दिया गया तो अब क्या होगा, इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा ना वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेंथ तो चेंज होगा, काट दिया तो आधा जो भी जितने से काटा गया है, ठीक है, तो वो हो जाएगा। बट अब यहाँ पे जो K1 हो जाएगा इसका स्प्रिंग कांस्टेंट अलग हो जाएगा, इसका K2 हो जाएगा, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग उसके लिए इक्वेशन लिखेंगे K1/L2 = m/n और यहाँ पे KL = K1L1, ठीक है। तो यहाँ पे जब इक्वेट करेंगे K1 की वैल्यू आ जाएगी m + n/m × k, ठीक है। और इस प्रकार से K2 की भी आपकी वैल्यू आ जाएगी। और एक लास्ट चीज़ जो है वो हम लोग देख लेते हैं, दैट इज आपका जो है टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम। आपको पता ही है T = 2π√L/g, आपने 9 में कि टॉर्शनल कांस्टेंट हो गया, ठीक है। एक चीज़ और था आपका बेसिकली इसमें एसएचएम में सारा कुछ कम हो गया है, बस एक टॉपिक बचा होगा, ठीक है। तो उस टॉपिक को आप लोग फाइंड करिएगा। और यार उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं थी इसलिए मैंने छोड़ दिया, तो उसको भी आप कवर कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें नहीं होंगी, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हैं, बस वही एक टॉपिक है, ठीक है। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फिर देखते हैं अगला चैप्टर, एंड दैट इज़ वेव्स। हम लोग पढ़ेंगे वेव्स ऑन स्ट्रिंग या फिर हो सकता है साउंड वेव्स पढ़ें, ठीक है, दोनों में से कोई एक पढ़ेंगे। तो यार लगभग अभी हमने 9 to 10 चैप्टर्स कर लिया है, ठीक है। और ये है आपका बेसिकली वेव्स ऑन स्ट्रिंग और साउंड वेव्स। और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं पूरा का पूरा वेव्स ऑन स्ट्रिंग करेंगे, इसके बाद हम लोग साउंड वेव्स करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यार। अब क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट्स भी नहीं हो पाएंगे, बट जो चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं, दैट इज़ फॉर्मूले, और वो अभी हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है। फॉर्मूले और कुछ जो रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं स्ट्रिंग बेसिकली स्ट्रिंग वेव्स, वेव्स ऑन स्ट्रिंग और साउंड वेव्स क्या होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यार जब आपका कोई भी वेव आती है बेसिकली, चाहे सिंपल हार्मोनिक वेव हो, चाहे वो साउंड वेव हो, चाहे वो वेव्स ऑन स्ट्रिंग हो, सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज़ आता है, दैट इज इक्वेशन, ठीक है। अब यार ये इक्वेशन तो आपको आ गई, y = a sin ωt - kx, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आपको याद रखना। इसके बाद आप यहाँ से इस इक्वेशन से आप वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी निकालने से आप उसके बाद इसको और डिफरेंशिएट करेंगे, आपका आ जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। अब v वेलोसिटी ऑफ वेव = dx/dt, बेसिकली जो स्लोप होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ वेव = ω/k, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल - वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला बेसिकली आपका वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। जैसे कि अब आपको, और इसको जब ये एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल यहाँ से दो बार डिफरेंशिएट करेंगे आपका आ जाएगा, ठीक है, ω²y। ये बेसिकली यहाँ पे जब करेंगे तो y की टर्म बन जाएगी, यही बन जाएगी। और ओमेगा जब a cos वो निकल के आएगा तो फिर इसके बाद फिर से साइन हो जाएगा, फिर ओमेगा दो बार बाहर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगा। और अब हम लोग यार ये वाली प्रॉब्लम बहुत सी कॉमन सी प्रॉब्लम है जो कि देखने को मिलती है कई बार, ठीक है।
तो इस प्रॉब्लम में यार देखिए यहाँ पे जो है आपका देखिए यहाँ पे एक पार्टिकल है, एक यहाँ पार्टिकल है, एक यहाँ 3 नंबर पार्टिकल है, और इसके बाद आपके जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे 4 नंबर पार्टिकल है, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट 1, ये 1 है बेसिकली। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कैसे निकालेंगे, माइनस की वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है, अगर वेव इधर जा रही है, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे स्लोप, और देखिए तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या है, यहाँ पे क्या करेगी, डिक्रीज करेगी बेसिकली। क्यों, यहाँ पे देखिए ये स्लोप क्या है, पॉजिटिव है आपका, वेलोसिटी ऑफ स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, इसके बाद बेसिकली आपका स्लोप जो पॉजिटिव है, इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा बेसिकली डिक्रीज, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे है। इसके बाद ऐसे सेम वे में आप यहाँ सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का भी निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे यार काइनेटिक एनर्जी इन वेव मोशन। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे इसी में, ठीक है। तो यार अब देखिए काइनेटिक एनर्जी बेसिकली ये वॉल्यूम के रूप में स्टोर होगी, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम हम लोग देखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट हाफ रो वी बेसिकली वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है आपका काइनेटिक। अब आप इसको फॉर्मूला में बिल्कुल याद रख सकते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखिए। इसके बाद यार हम लोग चलेंगे दैट इज कि आपका यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग। अब यार ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब इसमें कई टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, बट जैसे मान लीजिए ये आपका बेसिकली दिया गया है, ठीक है, ये है। तो अब ये वेव जैसे मान लीजिए इसको आपको इसको मूव किया गया, तो अब ये वेव इस प्रकार से आएगी, अब यहाँ का पहुँच जाएगी, मतलब किस वेलोसिटी से जाएगी, ये चीज़ होता है, ठीक है। तो T अपॉन म्यू, म्यू क्या होता है, रिड्यूस मास m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। हाँ, तो अब यार ये हो गया वेव्स ऑन स्ट्रिंग का थोड़ा थोड़ा। अब हम लोग ये भी है बेसिकली वेव्स ऑफ स्ट्रिंग का ये। तो यार पहले देखिए यहाँ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग, ठीक है। तो पहले एक है कि ओपन एट वन एंड, इसके बाद दोनों साइड में बेसिकली यहाँ पे ओपन नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था क्लोज्ड एट वन एंड, ठीक है, वन एंड पे क्लोज्ड। तो बेसिकली यहाँ पे कर लीजिए इसको क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज्ड एट वन एंड, ठीक है, क्लोज्ड एट, इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ बेसिकली क्लोज्ड एट बोथ एंड, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपका क्लोज्ड एट बोथ एंड आपका आया है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ये एल बेसिकली ये लेंथ है, ठीक है, लैम्डा बाई 2 है, यहाँ पे लैम्डा है, बेसिकली ये वेवलेंथ, मतलब ये आपका पूरा ये क्या होता है, ये आपका वेवलेंथ है, ठीक है, लेंथ। तो ये आपका हो जाएगा लैम्डा बाई 2, आधा है लेमडा, लेमडा हो जाएगा पूरा है, ठीक है, और इसके बाद लेमडा बाई 2 प्लस लेमडा, तो आपका 3 लेमडा बाई 2। अब यार यहाँ से आपकी जो मेन चीज़ है वो आपको फ्रीक्वेंसी और लेंथ भी कभी कभी आ जाता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, आपको इसको याद रखिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लोज्ड एट वन एंड, तो यार क्लोज एट वन एंड में देखेंगे तो यहाँ पे लैम्डा बाई 4 हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे वी जो आपका बेसिकली फ्रीक्वेंसी आएगी वो है वी एल बाई 4, और यहाँ पे इसके सेम वे में आप यहाँ 3v/4 आ जाएगा, ठीक है, 5v/4। और ये बेसिकली फंडामेंटल हार्मोनिक है, जो फर्स्ट हार्मोनिक है, इसके बाद ये थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक। वहाँ पे क्वेश्चन में देगा इस प्रकार से दे देगा कि वेव इन थर्ड हार्मोनिक, और इसके बाद उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दे देगी, ठीक है। तो आपको उसका ये फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। और अभी यार हम लोग देखेंगे डॉपलर इफेक्ट, और इसके बाद जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डॉपलर इफेक्ट। बेसिकली अगर आपको बहुत अच्छे से करना है तो एससीबी में एक आपका बेसिकली साउंड वेव में है डॉपलर इफेक्ट से, तो वहाँ क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका पूरा सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुछ चीज़ें जो बची हुई हैं। ये अभी यार हमने तो इसको डिस्कस नहीं किया। तो साउंड वेव बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ अ वेव आई इक्वल टू जो आई प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर 1/r² फॉर पॉइंट, जो भी पॉइंट मान लीजिए सोर्स होता है उसके लिए आप 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी। और जो आपका सिलेंड्रिकल सोर्स मान लीजिए कोई रखा हुआ है, वहाँ से साउंड आ रहा है, तो उसके जो बेसिकली आपका वो प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी। अब यार इंटरफेरेंस ऑफ अ वेव, कोई दो वेव है उनका जो है आपस में मिलन हो रहा है, ठीक है, इंटरफेरेंस हो रहा है, तो उनको क्या बेसिकली ये मान लीजिए कोई इक्वेशन ये है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ले लीजिए y1, इसके बाद यहाँ पे a1, ठीक है, और इसी प्रकार से y2 a2 आप इस प्रकार से ले लीजिए। और यहाँ पे बेसिकली एक में ओमेगा नॉट माइनस के एक्स प्लस फाइव ले लीजिए, और एक में ओमेगा नॉट माइनस के एक्स, बस इतना है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे आपकी जो इक्वेशन आएगी बेसिकली, आप जब इसका बेसिकली जो आपका ये जो है, ठीक है, एम्पलीट्यूड है, इसका आप जब वो लेंगे स्क्वायर रूट करेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए1 स्क्वायर ए2 स्क्वायर, मतलब जिस प्रकार से आप अपना रिजल्ट निकालते हैं वो ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद आप अपना यहाँ से आपको पता चल गया कि जो है आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है, और आई इक्वल टू जो आपका यहाँ पे इंटेंसिटी है I1 प्लस I2 प्लस बेसिकली 2 रूट I1 I2 ऑफ कॉस थीटा, ठीक है, ये आपका यहाँ से निकल आएगा। एंड इसके बाद अगर आपको आई मैक्स करना है, ठीक है, और आई मिन करना है, अगर बोल दिया कि मैक्सिमम इंटेंसिटी और या फिर मिनिमम इंटेंसिटी, तो आपको ये लगाना है, ठीक है, I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर और I1 माइनस I2 का ये वाला होल स्क्वायर, ठीक है। और बेसिकली ये यहाँ पे अगर यहाँ पे आई मैक्स है, बेसिकली आई मैक्स बोल दिया है, तो आपको पाथ डिफरेंस या फिर अगर किसी प्रकार से ये रिलेशन दिया है, ठीक है, 2n लैम्डा, ठीक है, 2n लैम्डा, तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आपका निकल जाएगा, मान लीजिए पाथ डिफरेंस दिया है, लैम्डा पूछ लिया, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा, ठीक है, और एन भी दिया ही रहेगा, ठीक है, कोई दो चीज़ दिया रहेगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन में आप आई मैक्स आई मीन वाले क्वेश्चन में यहाँ पे ये वाली चीज़ें, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बड़े क्वेश्चन में आता है अंदर छोटे से, ठीक, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो फिर यार एक चीज़ और है बीट फ्रीक्वेंसी, जो कि अभी यार आपको काम आएगा कहाँ पे, डॉपलर इफेक्ट में, ठीक है, ये डॉपलर इफेक्ट में आपका काम आने वाला है बीट। तो फ्रीक्वेंसी 1 माइनस फ्रीक्वेंसी 2 को मॉड कर देंगे तो आपको बीट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, बस यही है बीट फ्रीक्वेंसी। बाकी यार अभी हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं डॉपलर इफेक्ट। आप लोग देखेंगे जो भी बचा हुआ है साउंड वेव में, बेसिकली आपका ऑर्गन पाइप्स बची हुई हैं, ठीक है, और आपका ये डॉपलर इफेक्ट जो इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यार अगर न्यूटन फॉर्मूले की बात करें तो ये बेसिकली v इक्वल टू पी बाई रो होता है, ठीक है। अब यार ये वेलोसिटी होती है एंड इसके बाद p आपका प्रेशर हो जाएगा एंड रो आपका जो हो जाएगा वो मटेरियल प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब यहाँ पे v इक्वल टू गामा आर टी अपॉन एम डब्ल्यू, अब ये मास ऑफ दैट वो जो भी आपका वहाँ पे रहेगा मीडियम, ठीक है, और इसके बाद गामा आपका गैसेस का होता है, वो सब चीज़ आप लोग यहाँ से ले लेंगे, ठीक है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। और बाकी आपका आई जो इंटेंसिटी होती है उसको पी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 रो वी भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी आई का होता है, ये आई का फॉर्मूला है, ठीक है, बेसिकली इंटेंसिटी। तो अगर आपको कभी गैसेस में पूछ लेता है, बेसिकली जब क्वेश्चंस एडवांस देता है तो वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो ये मेन चीज़ें हैं, इसको आपको याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि जब आप कभी भी एडवांस पेपर उठा के देख लीजिए, वो एक्चुअली ऐसा चीज़ पूछेगा ना जो कि आपको नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं जो ये सब बेसिकली आपको कहीं ना कहीं कोचिंगों में पढ़ाया जाता है, जो बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग है, ठीक है, तो उनमें आपको पढ़ा दिया जाएगा ये सारी चीज़ें, बट आपको याद रखना ज़रूरी है ये चीज़, ठीक है। अब हम लोग यार डॉपलर इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो डॉपलर इफेक्ट होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए आप देखते होंगे कि जब ट्रेन जाती है तो आपको मतलब जब आ रही होती है तो बहुत तेज हॉर्न सुनाई देता है, ठीक है। तो अब क्या होता है ना कि आप तो वहीं पे खड़े होते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक केस लिया हुआ है जो कि ये सोर्स है और ये वीएस वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट है वी नॉट वेलोसिटी से इधर आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद ये बेसिकली आपका साउंड वेव की वेलोसिटी वी है, ठीक है, और ये ऑब्जर्वर की वेलोसिटी वी नॉट है, सोर्स की वेलोसिटी वी एस है। तो आपका जो आपका फ्रीक्वेंसी होगा ना, जो रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है, वो होगा v प्लस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी नॉट इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये आप यहाँ से आपका अब यार यहाँ पे डिफरेंट केसेस बनते हैं। अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से डॉपलर इफेक्ट समझना है तो मैंने बताया कि HCV आप प्रिफर करिएगा, ठीक है, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल यही फॉर्मूला आप याद करिए। और बेसिकली यार उसमें कई केसेस बनते हैं, अगर वॉल बीच में आ गई तो क्या होगा, तो अगर मूविंग वॉल आ गई तो क्या होगा, तो कई ढेर सारी यहाँ पे चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिलहाल ये अभी यहीं पे स्टॉप करिए एंड इसके बाद हम चलते हैं ऑर्गन पाइप्स, जो कि आपका लास्ट है, और इसके बाद शायद ही कुछ बचता है अपना जो है साउंड वेव्स में। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। अब यार क्लोज एंड होता है, ओपन एंड होता है, जिस प्रकार से हमने यार वेव्स और स्ट्रिंग में देखा था, जो कि स्ट्रिंग होता है एक एंड पे बेसिकली आपका बंधा हुआ होता है और एंड पे खुला हुआ होता है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका L है L/4 पे है, ठीक है, L/4 है, फिर L/2, फिर L/2, तो आपका 2 बेसिकली L हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे L/4 है तो आपका जो फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ पे बेसिकली VL/4 और इसके बाद यहाँ पे 3VL। तो ये सब याद करने से है, तो आप ये वाली चीज़ याद कर लीजिए, ठीक है। 2m + 1
v/4l। यहाँ से आप बेसिकली देख सकते हैं कि 2m+1, ठीक है। अगर आप m=0 रखिए तो v पहली आपका हो जाए, ठीक है, पहला वाला आपका आ जाएगा। एंड इसके बाद आप यहाँ पे 2 रखेंगे तो मतलब 1 रखेंगे तो उस प्रकार से आपका ये आ जाएगा सेकंड वाला, फिर 3 रखेंगे तो आपका थर्ड वाला आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे 0 1 2 रखेंगे तो आपका ये आ जाएगा। तो अब इसके बाद हम लोग यार ओपन एंड की बात कर लेते हैं। अब ओपन एंड में दिया है बेसिकली फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, इस प्रकार से यहाँ पे ये mth फ्रीक्वेंसी ऑफ mth ओवरटोन है, ठीक है। मान लीजिए वो बोल दिया व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 10th ओवरटोन, या फिर बेसिकली आपका बोल देगा व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड ओवरटोन, ठीक है। तो एट क्लोज्ड इन, तो वो आपको बता देगा क्वेश्चन में। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ भी आप देख लीजिए, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है 2m+1 v/2l, ठीक है। यहाँ बेसिकली ऑड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 2m+1 m0 रखिए v/2l, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप m1 रखिए तो v/2l, तो बेसिकली 2 v/2l v/l आ जाएगा। फिर इसके बाद इस प्रकार से यहाँ भी कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट चैप्टर अपना होने वाला है बेसिकली आपका वो डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।